ओके, कैन यू सी दिस? राइट, सो ये तो मालूम ही होगा, दीज आर डेटा टाइप्स. बूल, बूल फॉर बुलियन, इट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज, राइट, 0 एंड 1, इसको हम बोलते हैं. बाइट होता है, इट इज 8 बिट अनसाइंड इंटीजर. बाइट सबसे, ये जो तुम ऐसे यहाँ देख रहे हो, दिस इज ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि इतने इतने अभी टाइप्स होते हैं. ये बूल होता है, बाइट है, कैर, डेसिमल. डेसिमल यूज होता है न्यूमेरिक टाइप फॉर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए. जब भी आप कोई मनी के टर्म्स में बात करेंगे और अगर आपको मनी के टर्म्स में कोई वेरिएबल वैल्यू सेव करनी है तो उसका जो टाइप होगा वो डेसिमल होगा. ओके, देन कम्स डबल, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, इसका जो एक्यूरेसी होती है वो और बढ़ जाती है. ठीक है, फिर फ्लोट होता है, फ्लोट की सिंगल प्रिसीजन होती है, इसकी थोड़ी कम होती है एक्यूरेसी. उसके बाद इंट, ये सब इंटीजर वैल्यूज, इंट के इंट से बड़ा होता है लॉन्ग, उसकी रेंज बढ़ जाती है. फिर होता है एस बाइट भी है. ठीक है, एस बाइट मीन्स साइंड इंटीजर, साइंड माइनस एंड प्लस, और अनसाइंड जो बाइट है सिंपल वो अनसाइंड है वो. ठीक है, अनसाइंड इंट वही 0 से स्टार्ट होगा ये, और जो इंट है वो माइनस से प्लस तक चलेगा. अभी मैं रेंज बताऊंगा उसका आगे. एंड देन अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड शॉर्ट. तो ये सब क्या है, दे आर ऑल सी शार्प वैल्यू टाइप्स. ठीक है, ये सब सी शार्प के वैल्यू टाइप्स हैं. ओके, अब मैं इसके जो रेंज हैं उसके बारे में अभी बताऊंगा. दिस इज द रेंज, ये इसकी रेंज है. ठीक है, रेंज में जो बाइट है, बाइट है 0 से 255 रेंज है इसकी, और ये है 8 बिट. 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट. ठीक है, तो 0 से 255. शॉर्ट बाइट -128 से 127. लेकिन अगर तुम इनको 128 से 127 को कैलकुलेट करो तो ये 256 ही आते हैं. राइट, ये 256 ही आते हैं. इस तरीके से शॉर्ट, शॉर्ट का जो रेंज है वो है -32768 टू 32767. ये सी में जो इंटीजर का रेंज था, राइट, जो सी में जो इंटीजर का रेंज था वो यहाँ पर है, शॉर्ट में है वो. इसका मतलब कि इसमें जो इंटीजर का रेंज है वो बहुत बड़ा है, जो इंटीजर का रेंज है वो बहुत बड़ा है. राइट, वेयर एज शॉर्ट है, शॉर्ट का रेंज यही हो गया -32 से, और अनसाइंड शॉर्ट 0 से 65535. ये वही कैलकुलेट वही है, अगर माइनस से आप वहां तक देखो तो उतना ही आता है 65535. लेकिन ये अनसाइंड शॉर्ट है तो इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आती हैं. ठीक है, उसके बाद इंटीजर जो कि -2147 से लेके 2+2147 तक जा रहा है. इसकी रेंज बहुत बड़ी रेंज हो गई इसकी. ठीक है, फिर अनसाइंड इंट 0 से शुरू हुआ, इसमें नेगेटिव नहीं है, माइनस नहीं है. फिर लॉन्ग, लॉन्ग और बड़ा है. ठीक है, और फिर अनसाइंड लॉन्ग अगेन 0 से बिल्कुल 218. बस ये है कि जो ये लॉन्ग होता है इसमें माइनस नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती है. जो अनसाइंड है वो सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यूज रहती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं. अभी अभी मैं सब बता रहा हूँ. गेटिंग माई पॉइंट. ये हमारे डेटा टाइप्स हैं और ये इनकी रेंज है. हम लोग जो वी प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, हम लोग जब कोडिंग करते हैं, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों में. हम लोग एक स्टैंडर्ड, एक ट्रेंड बना के हम लोग ने रखा हुआ है कि हम लोग हर चीज़ के लिए इंट यूज़ करते हैं. राइट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. व्हेन यू विल वर्क इन अ कंपनी, तो कंपनी में ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है. बिकॉज अभी तो आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो चल जाता है, परफॉर्मेंस इतनी नहीं गिरती है. लेकिन जब आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाने पड़ते हैं. एंटरप्राइज एप्लीकेशंस का मतलब हुआ लैक्स ऑफ लाइन के कोड होते हैं उसमें. पर्सनली मैंने 10 लाख लाइन का कोड किया है, जो कि कंपनी में ये एक आम बात है, बहुत नॉर्मल है. ठीक है, अगर आप इतने बड़े बड़े कोड लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा डेटा टाइप्स पे कि आप कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज इंटीजर लेगा ज़्यादा स्पेस लेगा. सो वाई यू आर वेस्टिंग आउट मेमोरी. क्यों, अगर आपको छोटे में काम हो रहा है तो आप उसमें काम चलाइए ना. राइट, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है. ओके, तो ये हमारी रेंज थी. इसको मैं अभी मिनिमाइज करता हूँ
and because further we will look into it. Okay, now उस दिन हमने एक प्रोग्राम बनाया था टेस्ट वाला जो था उस वाले प्रोजेक्ट का। अगर हमको कोई नई फाइल ऐड करनी है वो हम कैसे करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें आपको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है। ऑफकोर्स मेरी कुछ फालतू बातें भी रिकॉर्ड हो जाएंगी तो उसको बस अवॉइड करना जो मैं बताऊंगा वो देखना, ठीक है। ओके, दिस इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ठीक है। ये है टॉगल बटन ऑटो हाइड। अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये क्या होगा, आपका स्पेस बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा स्पेस में आप काम कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो इसी को आप माउस लेके आएंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर से आप माउस यहाँ से हटा देंगे तो ये फिर से हट जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपको ये स्टेबल रखना है तो फिर से ये टॉगल बटन है, इसको आपने फिर से क्लिक कर दिया तो ये वहीं का स्टिक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस वाले प्रोग्राम को यहाँ से, ये वाला हमने बनाया था program.cs फाइल बनाया था, वो ये वाली फाइल थी, राइट। ये हमने देखा था। मान लो कि मेरे को अब एक और, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है टेस्ट ऐप और ये जो 1810 है ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट के अंदर यू कैन पुट एज मैनी फाइल्स यू कैन, आप जितने भी आप फाइल्स बना सकते हैं। पहले अभी तक जो तुम लोग प्रोग्राम बनाते हो आप एक एक प्रोग्राम अलग अलग फाइलें बनाते हो, राइट। एक प्रोग्राम एक फाइल में, दूसरी फाइल में, राइट। इस तरीके से काम नहीं करते हम लोग। हमने पूरा एक बनाया प्रोजेक्ट कि एक प्रोजेक्ट में कम से कम एटलीस्ट 10, 12, 15 फाइल्स तो होती हैं, एक मतलब ऑन एन एवरेज होती तो बहुत सारा है। वो तो आपके डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। मान लो अगर मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाया है तो फिर डिपेंड करता है कि कितनी फाइल्स हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट होता है, राइट। तो विजुअल स्टूडियो क्या करता है, इसी नाम से एक प्रोजेक्ट बना देगा। प्रोजेक्ट बनाने के बाद एक फाइल यहाँ पर ऐड कर देगा। एक फाइल यहाँ पे ऐड कर दिया program.cs फाइल, और ये वाला प्रोग्राम है। नाउ अगर मेरे को कोई नई फाइल ऐड करनी है, मेरे को कुछ दूसरा मुझे प्रोग्राम बनाना है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्लिक करूंगा। आई मीन टू से इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करूंगा। मैंने अभी राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड के बाद न्यू आइटम, ठीक है। न्यू आइटम पे मैं क्लिक करूंगा। जब मैं न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में हमको क्या बनानी है, क्लास। ये आपने सेलेक्ट किया क्लास और यहाँ पे क्लास का नाम लिख दिया, ठीक है। लेट्स से हमने क्लास का नाम लिख दिया टेस्ट, ठीक है। टेस्ट लिख दिया और ऐड, इसको ऐड क्लिक कर दिया। टेस्ट की फाइल बन गई और इस फाइल में ये ऑटोमेटिकली बन के आ गया, राइट। अब हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा कंसोल एप्लीकेशन है। ये हमारा कंसोल एप्लीकेशन है, ठीक है। ये मैंने शायद तुम लोगों को बताया था कि कंसोल कैसे बनता है। न्यू प्रोग्राम कंसोल एप्लीकेशन में जाते हैं, मालूम है, याद है कि नहीं मालूम है? ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि तुम लोग को एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, कंसोल एप्लीकेशन बनाना है। क्योंकि अब ये रिकॉर्डेड सेशन है तो इसको मैं वो चीज़ भी मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को रेफरेंस के लिए रहे कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। जब भी हम बंद करते हैं तो उसको ध्यान से पहले क्लोज सॉल्यूशन करेंगे। ये सेव करने के लिए बोल रहा है, मैंने इसको सेव कर दिया। फिर फाइल पे गए और एग्जिट। इस तरीके से हम इसको बंद करते हैं।
राइट, इस तरीके से हमने बंद कर दिया इसको। नाउ यहां पर आइकन कैसे आया, यहां पर आइकन आता नहीं है आपको, आपने जब इसको आप इंस्टॉल करेंगे इसको तो ये यहां पर आ जाएगा ऑल प्रोग्राम्स के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 इसको एक्सपेंड करेंगे और जो ये दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 इसको क्लिक कर देंगे इसको। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा, बॉक्स में पूछेगा C# करना है कि VB.NET करना है, तो आप लोग करोगे C#, राइट, C# सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद स्टार्ट विजुअल स्टूडियो, तो इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। ठीक है, जब इस तरीके की विंडो खुलेगी इसके बाद मान लो कि अब आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर लिखा है न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से भी जा सकते हो और फाइल न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये आ गया। हम लोग किस में काम कर रहे हैं, विजुअल C# में, और हम लेट इट बी C# में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लेंगे कंसोल एप्लीकेशन, आ रहा है यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन, ये आप सेलेक्ट करेंगे और हियर यू विल राइट योर प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं ठीक है, ये मैंने दे दिया प्रोजेक्ट का नाम, राइट, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ program.cs फाइल बन गया और यहाँ पर इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं, वही यस, ये हमारा ये जो देख रहे हो ये BCA, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है और इसके अंदर जो फाइल है वो ये वाली है ऑटोमेटिकली। यस, नहीं, जो हमने अभी ये मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया ना तो ऑटोमेटिकली बन जाती है, वो उसकी अलग है, इसकी अलग है, वो अलग प्रोजेक्ट है, वो अलग प्रोजेक्ट अलग है। हाँ, बाय डिफॉल्ट, यस, बाय डिफॉल्ट program.cs की फाइल बन जाती है और इसके अंदर ये कोड आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें बस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये वाले जो नेम स्पेसेस दिए हैं वो हम लोग को एक्स्ट्रा दे दिए हैं, जबकि इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूँ तो भी चलेगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बना दिया माइक्रोसॉफ्ट ने कि जब भी आप कोई नई फाइल क्रिएट करेंगे तो ये अब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको दे देता है। और यहाँ पर सेम वही कहानी जो हम लोग ने पिछले प्रोग्राम में करी थी, कंसोल डॉट राइट लाइन और ये सब हम लिखते हैं, वो सब तुम लोग कर लोगे। क्यों? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ। अब यूजिंग सिस्टम है, ये भी तो नेम स्पेस है, राइट। अब सिस्टम नेम स्पेस के अंदर एक क्लास होती है कंसोल सिस्टम नेम स्पेस होता है। नेम स्पेस क्या होते हैं? दे आर द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड टाइप्स ऑफ क्लासेस, यानी कि उस नेम स्पेस के अंदर क्लासेस होती हैं। तो ऐसे ही कंसोल एक क्लास है जो कि सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। ठीक है, अगर आपको वो कंसोल क्लास यूज करनी है तो आपको सिस्टम यूज करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर ये यूज नहीं करता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर यूज नहीं करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ लेट्स से कंसोल लिखता हूँ, तो देखो जब मैं कंसोल लिख रहा हूँ तो नीचे इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है। इससे ये स्ट्राइक होता है बिकॉज इंटेलिजेंस बहुत स्मार्ट है। अगर इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि कहीं कुछ गड़बड़ है, राइट, कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर इंटेलिजेंस में नहीं आ रहा है मतलब ये एक अदर फॉर्म है समझने का। ठीक है, ये एक अदर फॉर्म है समझने का कि अगर इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बात है, मिस्टेक है इसका मतलब। और ये कंसोल क्लास है और कंसोल क्लास किस नेम स्पेस में है? सिस्टम। तो अब आपको फुली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा। आ गया सिस्टम, आपने टैब दबा दिया, सिस्टम आ गया। और जैसे ही आपने डॉट किया और कंसोल CON लिखा तो देखो कंसोल क्लास आ गई। इसका मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। अगर इंटेलिजेंस में जो आपको दिख रहा है इसका मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। और यहाँ पर आपने कंसोल सेलेक्ट किया, ये सिस्टम डॉट कंसोल आ गया।
टैब दबा दिया। यहाँ पे जितने भी लाइट ब्लू में आपको दिख रहे हैं ये सब क्लासेस हैं, और जितने भी नेवी ब्लू में दिख रहे हैं ये सब कीवर्ड्स हैं। जो यूजिंग, नेम स्पेस, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, ये सब नेवी ब्लू में है ना, तो ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स हैं। और जितने भी लाइट ब्लू में है ये प्रोग्राम, कंसोल, ये सब क्लासेस हैं। क्लास को डिफाइन, क्लास इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? क्लास इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं तुम लोग को बताऊंगा एक हफ्ते बाद। अभी जस्ट बिल्कुल बेसिक्स पे हम लोग रहेंगे ताकि तुम लोग थोड़ा एक्वेंट हो जाओ इसके सिंटेक्सेस पे, राइट? बेसिक अभी हम ऊप्स, जब मैं ऊप्स पढ़ाऊंगा, अभी तुम लोग ऊप्स तो पढ़ नहीं रहे, अब जब मैं ऊप्स पढ़ाऊंगा मुश्किल से 4-5 दिन के बाद से मैं ऊप्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तब फिर मैं एक्चुअल में बताऊंगा क्लासेस की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स, ऊप्स होता क्या है, वो सब चीज़ें मैं तब से बताऊंगा। ठीक है? तो मुझसे शायद इंसर्ट ना दब गया हो, इंसर्ट की, हाँ हाँ, उससे हो जाता है कभी कभी। अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करता हूँ, ये आ गया। अब तुम कुछ भी लिख रही होगी तो वो डीड हो गया होगा, राइट? तुमसे इंसर्ट की प्रेस हो गया, इसलिए उसी को दोबारा दबा, हाँ राइट, इसलिए इंसर्ट की दोबारा दबा दोगी तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? ये होता है। ये हुआ कंसोल, तो ये है वो क्लास, राइट? और इस क्लास, अब हम ये है कि अब यही कंसोल मेरे को बार बार यूज करना है, तो मैं वाई या आई एम राइटिंग सिस्टम अगेन एंड अगेन। अगर मैं, इससे बेटर ये है कि मैं सीधे यहाँ पे इसको मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, अब आपको यहाँ पे सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब सीधे आप कंसोल लिखेंगे और कंसोल क्लास के अंदर जो भी राइट लाइन मेथड है जो कि डिस्प्ले कराता है वो हम एज इट इज डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है? ये होता है, ये राइट लाइन मेथड है इसका। और यहां पर लेट से हमने यही हमने किया था और ये लिख दिया, राइट? अब मान लो कि मेरे को इसमें एक और क्लास बनानी है, मेरे को एक और क्लास बनानी है, तो या तो, हाँ अभी सेव नहीं हुआ है लेकिन ये ऑटो सेव भी हो जाता है, राइट? ऑटो सेव भी हो जाता है, इसके शायद 2 या 3 मिनट्स में ऑटो सेव हो जाता है। ऑटो अगर सेव करना है, अगर पर्टिकुलर सिंगल फाइल सेव करनी है तो इसको प्रेस कर दोगे, अगर ऑल फाइल सेव करनी है तो सेव ऑल, सेव हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सारी सारी सारी, पूरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। सेव ऑल से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा, हाँ वो सेव होगी, राइट? जिस पर्टिकुलर फाइल में तुम काम कर रहे हो उस तरह वही सेव होगी इससे। ठीक है? और इससे क्या होगा, इसको मैं करूंगा क्लिक तो पूरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है? ओके। तो मान लो कि मेरे को अगर कोई दूसरी क्लास बनानी है तो या तो आप इसके नीचे बना लो, अगर मुझे इसके नीचे नहीं बनानी, मेरे को कोई दूसरी फाइलें बनानी है तो सिंपल, अब आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड एंड न्यू आइटम। ठीक है? और न्यू आइटम करने के बाद क्लास, और क्लास का नाम दे दिया आपने, राइट? कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दिया और इसको ऐड कर दिया, ऐड हो गया, ये फाइल भी ऐड हो गई और ये हमारी क्लास भी बन गई। बिल्कुल, ये जो टेस्ट है ना इसको रीनेम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यस, उसको भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीनेम करके मैं लिख देता हूँ लेट से प्रोग्राम 1, हाँ, और ये पूछेगा यू आर रीनेमिंग अ फाइल, मैं फाइल रीनेम कर रहा हूँ, तो क्या इसके अंदर जो क्लास है, जितने भी इसके रेफरेंसेस हैं, क्या उसको भी आपको रीनेम करना है? ये खुद नहीं करना है तो उसको नो कर दो, तो प्रोग्राम फाइल तो ऐसी रहेगी और उसके अंदर क्लास प्रोग्राम ही रहेगा। अगर मैं प्रोग्राम 1, अगर मैं यस कर देता तो ये क्लास भी प्रोग्राम 1 के नाम से हो जाती सेव, लेकिन मैंने कहा नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है? तो इट डजंट डिपेंड, इट डजंट मैटर, जैसे जावा में होता है,
जावा में क्या होता है, अगर जो फाइल का नाम है वही क्लास का नाम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़रूरी नहीं है, फाइल का नाम अलग, क्लास का नाम अलग। हाँ तो वो तो दे रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं। नहीं बिल्कुल, सी एस तो देना ही पड़ेगा ना, एक्सटेंशन तो देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, इसमें तो ऑलरेडी जब हम ऐड न्यू फाइल करते हैं और क्लास करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली class 1 डॉट सी एस आता है ना कि नहीं आता है, तो बस class 1 को हटा दो और अपना फाइल नेम डाल दो और ओके कर दो, बस ठीक है ना, ये होता है। हम्म, यहाँ पे अभी इसकी प्रोग्रामिंग हम कहा, ये तो हमारी सिस्टम की प्रोग्रामिंग है, ये सी में होता है ना, ये अभी इसमें हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, और ये भी हम जो सी में होता क्या है, सी में होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग। सी में जनरली हम लोग करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग, जावा और सी शार्प में आती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जनरली, ठीक है। अगर आपको ये चेंज करना है तो आपको सी में काम करना पड़ेगा इसके लिए। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मैं सी शार्प भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी तो इसी में इतना तुम लोग को टाइम हो जाएगा। इसमें और क्या है, आजकल जो कंपनी में जो आजकल डिमांड चल रही है, मार्केट में जो डिमांड चल रही है वो चल रही है ASP.NET की और सी शार्प की सबसे ज़्यादा, और ख़ास तौर से इन दोनों में ऑफकोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ASP.NET की बहुत डिमांड चल रही है। ASP एब्सोल्यूट ख़त्म हो चुकी है मार्केट से, ASP ख़त्म मार्केट से ख़त्म हो गई है, अब से ASP.NET आ गया। .NET भी, और उसका वो टेक्नोलॉजी है, ये लैंग्वेज है, आप वो तो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए आप लॉजिक तो लिखेंगे, तो लॉजिक तो लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, तो पहले तो सी शार्प पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो आप इसी में करोगे, वो तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, राइट, इसीलिए तो पहले आपको ये पढ़ना ही पड़ता है, सी शार्प तो आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको ये बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी इस तरीके से फाइल बन गई नाउ। अब ये हमारा कंसोल एप्लीकेशन है, और ये तुम लोग को मालूम है कि कंसोल एप्लीकेशन में जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है मेन, ठीक है, मेन होता है, यानी कि हमारे इस पूरे एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन होगा, और वो हमारा मेन किस में है, इस वाली फाइल में है, इस वाली फाइल में है मेन, राइट। इसका मतलब जब मैं इसको रन करूंगा, प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा, तो और जो हमारा जो कंट्रोल है, जो हमारा एग्जीक्यूशन इंजन है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, देखो यहाँ मेन नहीं है, इसलिए वो आपके पूरे एक प्रोजेक्ट में वो क्या ढूंढता है, मेन मेथड कहाँ पर है, तो उसको वो मेन मेथड कहाँ मिलेगा, उसको यहाँ मिलेगा, तो वो इस वाले प्रोग्राम को रन कर देगा। उसको नहीं करेगा, क्योंकि मेन एंट्री पॉइंट ये है ना, तो वो इसी को रन करेगा, बस एक मेन होता है, एक ही मेन होता है। यहाँ मान लो, बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब मान लो कि अगर मैंने यही मेन मैं कॉपी कर रहा हूं और यहां डाल दिया मैंने, अब दो मेन हो गए हमारे इस प्रोजेक्ट में, दो मेन हो गए, राइट। अगर अब तुमने इसको कंपाइल किया, यानी कि बिल्ड में गए और इसको हमने कंपाइल किया, ठीक है, तो यहां पर आ गई एरर, ये बोल रहा है एंट्री पॉइंट, बोल रहा है कंपाइल विथ मेन टू स्पेसिफाई द टाइप दैट कंटेन्स द एंट्री पॉइंट। प्रोग्राम ये बोल रहा है प्रोग्राम 1 में भी एंट्री पॉइंट है और टेस्ट में भी एंट्री पॉइंट है, वही मेन मेथड। तो ये कंफ्यूज हो गया है कि मैं किसको रन करूं, इस वाले मेन को रन करूं कि इस वाले मेन को रन करूं। इसलिए हमारे पूरे एक प्रोजेक्ट में मेन एक ही होता है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट में मान लो अगर 15 या 20 या 25 फाइल्स भी बना दी, तो उसमें मेन एक ही होगा, किसी न किसी एक फाइल में मेन होगा जो वही रन होगा, तो वहीं से आपका स्टार्टिंग होता है एप्लीकेशन का, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये मेन है, तो इसको तुमको कुछ और नाम दे दो, मतलब मेन ना होना चाहिए, कुछ भी दे दो, कोई भी नाम दे दो, बस वो मेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो अब ये बिल्ड सक्सीडेड हो जाएगा, नाउ नीचे आ गया बिल्ड सक्सीडेड। मेन कहाँ है, मेन यहाँ पर है, यहाँ पर तो है मेन,
यहाँ पर तो है मेन, चलो यहाँ पर तो हमने हटा दिया मेन, लेकिन मैंने क्या बोला, एक प्रोजेक्ट में एक मेन होना चाहिए, और है। जब ये कंपाइल होगा तो उसको इस वाले प्रोग्राम में ये मेन मिल जाएगा, मिल गया तो सक्सीड हो गया। अगर मैंने ये कर दिया, राइट, अगर मैंने ये कर दिया तो फिर से आएगी एरर। मैंने क्या बोला, C# इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, इसमें m बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये m छोटा है। अभी इसको मैं सेव करूंगा और इसको अगर फिर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो फिर से आएगी एरर। ये बोलेगा आपके प्रोग्राम में तो एंट्री पॉइंट है ही नहीं, एंट्री पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि m छोटा है, वो उसको पढ़ेगा नहीं, तो ये बोलेगा, उसको मतलब उसको ये लगेगा कि एंट्री पॉइंट तो है ही नहीं। हाँ, तो वही तो ये बोल रहा है, पढ़ो, डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड suitable फॉर एन एंट्री पॉइंट, बोल रहा है ना वो। कौन सा वर्ड, हाँ लिखा है ना मेन, वो ये बोल रहा है कि ये वाला मेन तो मिसिंग है इसमें। हाँ, और क्या, ये आ गया, इसीलिए आपको यहां पर ये स्ट्रिंग का ये कीवर्ड है, हाँ नहीं इसमें स्मॉल होगा, हाँ उसमें नहीं, कैपिटल भी आता है, लेकिन वो उसका तुम देखना कलर चेंज हो जाएगा अगर वो ये एस, हाँ क्योंकि क्लास ही होती है वो। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये मैं तुम लोग को बता दूं, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग किस टाइप का है, ये पूछा जाएगा, इज इट वेदर इट इज अ वैल्यू टाइप और अ रेफरेंस टाइप, ये पूछा जाएगा। जनरली जितने भी हमारे प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स कौन से होते हैं, इंटीजर, डबल, फ्लोट, ये सब प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। सो दे आर ऑल कम्स अंडर वैल्यू टाइप्स, ये सब वैल्यू टाइप्स होते हैं, और ये स्टोर होते हैं स्टैक में। दो टाइप की मेमोरी होती है, स्टैक और हीप, ठीक है, ये स्टैक में स्टोर होते हैं वैल्यू टाइप्स। और जो हमारे क्लासेस होती हैं, ये सब होती हैं रेफरेंस टाइप, नॉन प्रिमिटिव, ये होती है रेफरेंस टाइप, और ये स्टोर होती है हीप में, राइट, हीप, HEAP, हीप। दो टाइप की मेमोरी होती है, स्टैक एंड हीप, इसमें स्टोरेज होता है। जो प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं वो स्टैक में स्टोर होता है, और जो आपकी रेफरेंस टाइप्स होती हैं वो हीप में स्टोर होती हैं, ओके। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग हमारी क्लास है, राइट, ये स्ट्रिंग इसका कीवर्ड है। ये जो स्ट्रिंग कीवर्ड है ये C# की लैंग्वेज में आता है, लेकिन वो जो स्ट्रिंग है वो फ्रेमवर्क में है, वो .NET फ्रेमवर्क में है। अगर तुम लोग को मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि जो इंट है, जब भी कंपाइल करता है तो इंट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, system.in32 बताया था। तो जो system.in32 है वो .NET फ्रेमवर्क का टाइप है। ऐसी जो ये स्ट्रिंग कैपिटल S वाला स्ट्रिंग है वो है system.string, तो वो फ्रेमवर्क का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर C# में हम लिखते हैं तो C# में हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो उसका कीवर्ड है, लेकिन जब इसको कंपाइल होगा तो वो इसको मैप करेगा किससे, .NET फ्रेमवर्क के स्ट्रिंग से। जैसे हमारा C# का जो टाइप था int, वो मैप करता है system.int32 से, राइट, वो है CTS, कॉमन टाइप सिस्टम, जो मैंने बताया था MSIL में कन्वर्ट होता है तो वो CTS में कन्वर्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड CTS। अगर यही मैं VB में करता, VB.NET में, तो इंट का होता है इंटीजर, तो ये इंटीजर जो होता है अल्टीमेटली जब वो भी कंपाइल करेगा तो वो भी कंपाइल करेगा system.in32 में, MSIL में कन्वर्ट होता है, राइट, इसीलिए। सो ये हमारा एक प्रोग्राम है, क्लास, रेफरेंस टाइप, right? String is a keyword in C# language, but it is a class in .NET framework, right? ठीक है, ये होता है। अब मैं आता हूं एक एक्चुअल प्रोग्राम पे, फाइन। ये समझ में आ गया कि आपका पूरे प्रोजेक्ट में एक ही मेन एंट्री पॉइंट होगा।
सी कौन सी? ओपन आता है, ओपन प्रोजेक्ट, ठीक है। जहाँ जहाँ ये सेव होगा, ये सेव होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। विजुअल स्टूडियो 2010 का फोल्डर है, उसके अंदर प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर वो तुम्हारा वो प्रोजेक्ट का नाम जो भी तुम जिस नाम से दिया होगा वो सेव होगा। तो जैसे ही ये किया मैंने, तो ये देखो 2010 प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर वो कोई फाइल होगी। जैसे मान लो ये वाली फाइल है, मैंने भी खोली, इसको मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसके अंदर एक फाइल होती है SLN फाइल। SLN मीन सॉल्यूशन फाइल, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन फाइल। आया सॉल्यूशन लिख के, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन फाइल, ठीक है। तो ये इस फाइल को आप क्लिक करेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, वो भी कर सकते हो। दिस इज द प्रोजेक्ट फाइल, वो नहीं, ये है प्रोजेक्ट फाइल, लिखा ना प्रोजेक्ट फाइल, और ये है सॉल्यूशन फाइल, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, ये मैं इसके इन दोनों के बारे में डिफरेंस बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है। तो हमने ये लिया। तो हमारे अभी इतने सारे मैंने यहाँ पर फाइल बनाई है, राइट। हर फाइल में अलग अलग कंसेप्ट हैं। मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है कि एक ही प्रोग्राम में सारे कंसेप्ट बता दिए। उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है। एक ही प्रोग्राम में अगर मैं सारा कुछ बता दूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने हर कंसेप्ट को अलग अलग फाइल में रखा है, और लेकिन मेन आपका किसी एक ही में है। इस प्रोजेक्ट, मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्ट में अगर बहुत सारी फाइल्स हैं तो मेन मेथड किसी एक में होगा। अगर मेरे को जिस कंसेप्ट को क्लियर करना है तो मैंने वो वाला मेन ऑन कर दिया, तो सिर्फ वो उसी वाले मेन को चलाएगा, और इससे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो जो मेरा पहला प्रोग्राम है मेरा डेटा टाइप्स पे, कि डेटा टाइप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। सी सबसे पहली फाइल ये मैंने बनाई थी लिस्टिंग 1, देख रहे हो, इसमें देखो ये मेन है, यानी कि ये मेरा अब एंट्री पॉइंट है। अब सिर्फ जब भी मैं इसको रन करूंगा तो एग्जीक्यूशन इंजन यहीं पर आएगा और ये रन होगा। तो इस वाले प्रोग्राम में मेरा एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट क्या है, इसमें मैंने डेटा टाइप्स के बारे में बताया है। ओके, नाउ सी, देखो अब मैंने क्या किया है, देखो यूजिंग सिस्टम ये तो हम लेंगे ही लेंगे। ओके, नेम स्पेस बेसिक फंडामेंटल्स जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो बन गया नेम स्पेस। ये क्लास का नाम मैंने बनाया इंचेस, और इस क्लास के अंदर मैंने लिखा स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। जब भी हम इसको रन करेंगे तो यहीं से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंचेस। ओके, ये जो इंचेस इसका टाइप क्या है, इंट मींस इंटीजर, ठीक है। ये फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया माइल्स, और इसका भी टाइप क्या है, इंटीजर। नाउ माइल्स में मैंने एक वैल्यू सेट कर दी 9 3 एंड 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, और यानी कि जितना भी ये आ रहा है इतना माइल्स इसका वो हो गया, डिस्टेंस हो गया जो भी है। तो ये वैल्यू माइल्स के वेरिएबल में आ गई, सेट हो गई, माइल्स के वेरिएबल में सेट हो गई। ओके, अब तुम यहां पर देखो माइल्स की वैल्यू क्या है, 9 3 ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 5280 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये इसकी वैल्यू कहां सेव हो रही है, इंचेस में सेव हो रही है। और इंचेस का टाइप क्या है, इंटीजर है। हमें मालूम है कि इंटीजर का रेंज इतनी है, राइट। इंटीजर का जो रेंज है वो इतना आ रहा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारी जो यहां पर वैल्यू आ रही है वो उससे भी ज्यादा आ रही है, उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब कि इंचेस में जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, क्योंकि ये बाईपास हो गया ना। बिकॉज इंचेस का जो हमारा वेरिएबल था, इसका जो टाइप था इंट, और ये जो वैल्यू आ रही है माइल्स है 93000 करके मल्टीप्लाई बाय दिस, तो वो इंटीजर की रेंज से बहुत बड़ा हो गया। तो वो इंचेस में तो सेव होगा नहीं।
अगर सेव होगा भी तो कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, कुछ और रिजल्ट आएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, ये मैं बता दूं अभी। ठीक है, माइनस में क्यों आएगा ये भी मैं अभी बताता हूँ कि माइनस, हाँ माइनस में क्यों आएगा ये भी मैं बताता हूँ। सी अभी सिंपल मैं इसको रन करूंगा, एरर नहीं देगा, ओवरफ्लो हो रहा है लेकिन वो उसको वो माइनस में कर देगा। इंटीजर यहाँ जा रहा है, फिर अगर और बड़ा हो गया तो वो वापस माइनस वाले में आएगा और फिर उसको वहां से कर देगा। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अभी मैं और इसको क्लियरली बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पर लगाऊंगा ब्रेक पॉइंट। दिस इज द ब्रेक पॉइंट। ये मालूम ही है कि जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो यहां पर आके रुक जाएगा, राइट। इसको मैंने बिल्ड किया, बिल्ड सक्सीडेड हो गया, ठीक है, एंड देन आई रन इट। रन किया मैंने, एग्जीक्यूशन इंजन यहां पर आके रुक गया। अब यहां पर आने के बाद अभी इस समय माइल्स क्या है, 0, माइल्स 0 है, लेकिन जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी माइल्स की। माइल्स के अंदर आ गया, वैल्यू आ गई। अब यहां पे माइल्स मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, आपको ये अगर अभी आपको एट प्रेजेंट इसकी वैल्यू देखनी है, इसको आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, क्विक वॉच, क्लिक किया, माइनस में आ गया आंसर, माइनस में आ रहा आंसर, ठीक है। अब ये माइनस में क्यों आ रहा है ये मैं अभी बताता हूं। और जो भी वैल्यू आई ये कहां पर स्टोर हो गई, इंचेस में। अभी इस वक्त इंचेस में क्या है, 0 है। अब इंचेस में क्या आ गया, -2, जो वैल्यू थी वो आ गई। और यहां पर अब कंसोल डॉट राइट लाइन डिस्टेंस टू द सन, जो भी वैल्यू आई इतने इंचेस ये दिखा देगा, और रीड की ये वाली वैल्यू आई, डिस्टेंस टू द सन -215। अब बात ये आ रही है कि ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, राइट, माइनस में रिजल्ट क्यों आ रहा है। मान लो ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, यहां पे आओ। मान लो मेरा जो एक्चुअल जो रिजल्ट आया था वो आया था 2147483 मान लो 650 आया, मान लो रिजल्ट आया। तो अब क्या होगा, इंटीजर से बाहर हो गया, होगा क्या कि वो यहां तक तो आएगा, और जब वो 648 पे आएगा तो वो वापस 2147483 पे आएगा, राइट, यस। फिर आया क्या, यानी कि 648 इस तरफ उस तरफ वाला आया, 648 649 650 3 है ना, तो ये यहां पर आएंगे और यहां पर उल्टे चले जाएंगे उल्टे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -2147483 क्या आएगा, 5। 645 आएगा ना, 645 आएगा नहीं आएगा, 3 यहां से कम कर दो, है कि नहीं, कि यहां पर तो वो आगे जाने जाएगा नहीं, तो वो यहां आएगा। तो ऐसे तो सही दे रहा है लेकिन वो नेगेटिव में दे रहा है, राइट। माइनस अब तो हमारा जो भी चलता है -10 -9 -8 -7 -3 -2 -1 ऐसे चलता है ना। तो ये जब हमारा क्या था 650 था, तो 647 तो आया, जब वो 649 पे आया तो वो वापस माइनस वाले में आ गया, और यहां पर आगे आ गया 647 आया। फिर जब 64 यहां पर इस तरफ वाले में देखो 647 था और हमारा रिजल्ट क्या आया था 650, तो यहां पर आएगा क्या 648 दैट इज इक्वल टू 647, ठीक है। और फिर आया 646 और फिर 645, तो वहां पर आके हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो जाके रुक जाती है। नहीं आया समझ में? देखो ये देखो हमारा जो एक्चुअल जो रिजल्ट आया था, वो ये तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मान लो कि रिजल्ट आया था 650, ये आया था रिजल्ट। अब ये जब 647 के बाद हमारा रिजल्ट ये आ रहा है, तो ये क्या होगा जब 648 यानी कि 648 649 और 650 ये 3 चीजें यहां पर आ गई, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, जहां पर जब ये 648 होगा तो यहां पर आ जाएगा 647
7। फिर जब यहाँ पर 649 आया तो यहाँ पर क्या हो गया, यस 646, और जब यहाँ 650 आया तो यहाँ पर आ गया 645, तो ये हो जाएगा वही -2147483 यस, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पर रेंज को, यहाँ पर जनरली यहाँ पर ऐसा था 648, 649 और 650, यही था ना। तो जो ये तीन जो वैल्यूज हैं ये यहां पर आके इस तरीके से हो जाएंगी, राइट। तो जो ये लास्ट वाला है वो यहां पर आ जाएगा, यही होगा, इसी में जाके स्टिक हो जाएगा। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो हो जाएगी -2147483 कोई लॉजिक नहीं इसमें। ये तुमने वो पढ़ा है इसमें, रिसाइकलिंग पढ़ी है, पढ़ी है नहीं पढ़नी पढ़ी, ठीक है। वही लॉजिक में ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, डीएस पढ़ा है, डीएस में नहीं पढ़ी। इसमें क्या होता है कि ये सर्कुलर क्यों होता है ना, रिसाइकलिंग, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सर्कुलर क्यों होता है, तो बस वही यूज कर रहा है ये, दोबारा यहाँ पर आ गया, राइट। ये दोबारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो भी वैल्यूज थी यहाँ पर उसने उसको फिट कर दी, जहां पर भी ये वैल्यू फिट हुई वो उसने जो भी जहां पर भी आकर रुका उसने दिखा दिया, -2 दिस और 247। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये है कि ये नहीं कि वो एरर दे देगा कि तुम, मतलब ये बाहर अगर रेंज के बाहर चला गया तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो वापस यहाँ पर आएगा और उसको कहाँ, जहां भी फिट हो रहा है यहाँ फिट कर देगा, यही हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल रिजल्ट देगा, लेकिन वो रिजल्ट सही नहीं होगा, मीन्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होगा, वो अपनी रेंज में दे रहा है बस, ठीक है। इसीलिए ये क्लियर हो गया, ओके। तो अब मैं इसी को हम लोग अब ठीक करेंगे, ये आया था, ओके। इंटीजर से ऊपर होता है लॉन्ग होता है, तो मान लो कि मैंने इंचेस को, बिकॉज इंचेस में आ रही है वैल्यू और वो गलत आ रही है, इसको हमने कर दिया लॉन्ग कर दिया। अगर अब हम इसको रन करेंगे तो इंचेस तो लॉन्ग हो गई है ना, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा, यस मैं वही कह रहा हूं, माइल्स हमारा भी इंटीजर ही है तो फिर से वो माइनस में आ जाएगा, इसलिए आपको जो ये माइल्स है इसको भी लॉन्ग करना पड़ेगा, तभी तो वो रेंज में आएगा फिर वो उसकी वैल्यू, राइट। अब हमने इसको लॉन्ग कर दिया है, अब अगेन वी विल रन इट, फिर से मैं इसको रन करूंगा, ओके। यहां पर आ गए, यहां पर आए, अब यहां पर हम इसके अगर रिजल्ट देखेंगे, राइट क्लिक, क्विक वॉच, अब आया रिजल्ट, और जो हमारा था, हमारा रेंज था 2147 था, और ये क्या रेंज आ रहा है, अरे ये हमारी रेंज आ रही है 58294, ज्यादा हो गया ना। अब लेकिन लॉन्ग में है तो लॉन्ग की रेंज में ये आ गया, हमारा लॉन्ग का रेंज कहाँ है, लॉन्ग का रेंज तो बहुत बड़ा है, 9223 करके बहुत ज़्यादा रेंज है, और ये जो है हमारा इस रेंज के अंदर आ गया, राइट। और जब इस रेंज के अंदर आ गया है, अब जैसे ही मैं इसको F11 करूंगा तो इंचेस में, इंचेस भी लॉन्ग है तो इंचेस में वैल्यू आ गई जो एक्चुअल वैल्यू है, हाँ F11 कोई बात नहीं, अब तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो अब तुम्हें इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, तो डिस्टेंस टू द सन इज इतने इंचेस। तो ये प्रोग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो डेटा टाइप्स होते हैं इसकी कितनी वैल्यू है, राइट। रेंज लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये याद नहीं होती है रेंजेस, ये रेंज याद नहीं होती है, ये कभी ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग में पूरी ये सब है तो देख लेना, उसमें से लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है।
राइट? ये क्लियर हुआ? एनी डाउट्स इस प्रोग्राम में? ओके, नाउ आई एम हेडिंग टू दी अदर वन. इसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल गिवन इट इट्स एरिया. बहुत सिंपल है ये, लेकिन इसमें ना कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं. इनबिल्ट मेथड्स हैं, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप वैल्यू दो, अपने आप वो निकल आएंगे. ठीक है, राइट. अब जैसे ये इस वाले प्रोग्राम को मेरे को रन करना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे को? उसको मेन करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को इस वाले प्रोग्राम को रन करना है. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैंने हर एक प्रोग्राम में अलग अलग कंसेप्ट लिए हुए हैं, तो मैंने हर एक प्रोग्राम के अलग अलग मेन रखे हुए हैं. लेकिन जिस प्रोग्राम को मुझे रन करना है उसको मैं मेन कर देता हूं और बाकी सबको रीनेम कर देता हूं. हटाऊंगा नहीं, मतलब जो मेन है, मेन में कुछ भी लिख दिया मैंने, राइट? तो मैंने कुछ भी लिख दिया, तो वो मतलब ये हो गया कि वो मेन नहीं रहा. भी है सिंपल सी चीज. नहीं, ये कुछ नहीं है. ये ऑप्शन टू अपडेट रेफरेंसेस, मतलब वही, अगर आपको ये चेंजेस के आउट तो नहीं करने हैं ताकि और भी अपने आप हो जाए चेंजेस, मुझे करना ही नहीं है इसलिए. लगभग नहीं, ऐसा नहीं. जैसे ये इंचेस, हाँ नहीं नहीं समझे नहीं, तुम यहां देखोगे इंचेस बड़ा है, आई बड़ा है, राइट? इसलिए अब यहां पे क्या होता है, हाँ यहां पे क्या होता है, अब यहां पे मैंने दो वेरिएबल लिए, एक आर एक एरिया. आर इज डबल एंड एरिया इज ऑल्सो डबल. डबल टाइप है, राइट? डबल टाइप है. अब एरिया को मैंने सेट किया, वैल्यू इनिशियलाइज करी, एरिया के अंदर डाला मैंने 10.0. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 10.0, या इसको जैसे भी लिखना हो, इसको ऐसे हम ले लिया. अब ये जो हम देख रहे हो मैथ लाइट ब्लू कलर में आ रहा है, इसका मतलब कि मैथ एक क्लास है. मैथ जो है लाइट ब्लू कलर में आ रहा है, इसका मतलब कि मैथ एक क्लास है, राइट? और इस क्लास का एक मेथड है स्क्वायर रूट, पहले से इनबिल्ट है. ये मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से है, माइक्रोसॉफ्ट ने हमको बना के दिया है. अगर आपको पता लगाना है कि ये क्लासेस कहाँ से हम लोग देख सकते हैं, कहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, हाँ वही बता रहा हूँ मैं. तो इसके लिए व्यू देख रहे हो, व्यू में जाओगे, व्यू के बाद ऑब्जेक्ट ब्राउजर, यहाँ क्लिक करोगे. ठीक है, और ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जो हमारी एपीआईज होती हैं, जो एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो उसकी कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एमएस कॉर्लिप में. एमएस कॉर्लिप का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट कोर लाइब्रेरीज. एमएस माइक्रोसॉफ्ट, COR कोर और LIB से लाइब्रेरी. ठीक है, तो इसको जब तुमने एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया, तो ये सब नेम स्पेसेस आ गए. हमारा कौन सा नेम स्पेस था? सिस्टम. तो हमारी जो वो मैथ क्लास है वो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर ही है. तो जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, आ गया इतनी सारी क्लासेस हैं. अब हमारी कौन सी क्लास है? मैथ. तो मैथ क्लास आ गई, राइट? इस मैथ क्लास के अंदर ये इसके क्या हैं? मेथड्स. हम किस मेथड में काम कर रहे थे? स्क्वायर रूट. इसमें काम कर रहे थे. तो वो देखो, ये जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड है. नहीं, इसको एडिट नहीं, ये इनबिल्ट है. देखो ये जो मेथड है ये क्या है? स्टैटिक है. देख रहे हो, स्टैटिक मेथड है ये. तभी तुम देखो कि यहां पर मैंने इसको डायरेक्टली क्लास के थ्रू यूज किया है, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया. स्टैटिक है ये, इसलिए ये जो हमारा मेथड है ये स्टैटिक मेथड है, इसलिए ये मैंने क्लास के थ्रू यूज किया है. तो मैथ के ऊपर कर्सर लेके आओगे तो क्या लिखा है? सिस्टम लिखा है. सिस्टम नेम स्पेस है. तो इस नेम स्पेस के अंदर एक और क्लास है मैथ. जैसे कंसोल की क्लास थी, ऐसी मैथ भी एक क्लास है. ठीक है, अगर मैं यहां से सिस्टम हटा दूंगा, यहां से मैं सिस्टम हटा दूंगा तो नीचे एरर आएगी. कहां पर एरर आएगी? कंसोल में भी एरर आएगी और मैथ में भी एरर आएगी. या तो फिर यहां पूरा लिखो या फिर ऊपर लिखो, राइट? और आपको ये देखना है कि और कितनी क्लासेस हैं, तो वो सब आप यहां से देख सकते हैं. एमएस कॉर्लिप
MS Corlib इज द मेन असेंबली. क्या लिखा है? DLL फाइल है ये, DLL फाइल. हाँ नहीं नहीं, नोटपैड में क्यों बनाना है? ये विजुअल स्टूडियो में काम कर रहा है. मैं वो तो मैं एक जनरल बता रहा था, क्योंकि तुम लोग के पास अभी विजुअल स्टूडियो है नहीं ना, इसलिए तुम लोग अगर यही प्रोग्राम तुम लोग नोटपैड में बनाओगे तो तुम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा. जब विजुअल स्टूडियो में ये सब फैसिलिटी पहले से दी गई है, हमको टाइपिंग मिस्टेक्स का पता नहीं पड़ेगा. यहाँ पर क्या है, अगर जरा सी भी एरर आती है ना तो वो तुरंत रेड लाइन से शो हो जाता है. अब वहाँ पर क्या है, नोटपैड में तुमने पता चला पूरा प्रोग्राम लिख दिया, फिर कंपाइल किया, फिर एरर की पता चला. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है. मान लो कि अगर मैंने कुछ भी अगर गलत लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पर अगर कुछ भी इस तरीके से कुछ कर दिया तो तुरंत एरर आ गई. मालूम हो गया हमें, हाँ ये इसमें एरर आ रही है. इसलिए इट इज़ बेटर टू गो फॉर विजुअल स्टूडियो. तभी तो इसकी जो डिमांड है ये क्यों हो गई है फास्ट, इसलिए हो गई है बिकॉज कंपनी को क्या है, कंपनी को काम जल्दी चाहिए, रेवेन्यूज जल्दी चाहिए, कंपनी को काम जल्दी चाहिए. और माइक्रोसॉफ्ट ने जो ये बनाया है प्रोडक्ट, ये इसलिए बनाया है कि प्रोग्रामर सिर्फ अपने प्रोग्राम में कॉन्सेंट्रेट करे. पहले क्या होता था, पहले वो अपने काम में तो कम, पहले वो यहाँ वहाँ के पहले करता था काम, उसके बाद वो अपने काम में आता था. यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने सब कुछ एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया है, सब कुछ बना. अब जैसे स्क्वायर रूट है, अब पहले हम लोग उसका खुद लॉजिक लिखते थे, उसके बाद यूज़ करते थे. लेकिन अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, खुद बना के दे दिया. अब बस आपको जो काम करना है वो काम करो बस. तो इससे क्या हो गया, इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई, जल्दी काम होने लगा. इसलिए इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है, राइट. इसीलिए अब जैसे मैथ डॉट स्क्वायर रूट है, अब तुम देखो ये जो हमारा स्क्वायर रूट मेथड है कहाँ चला गया. जो लिखा है ना, देखो मैथ के बारे में, पब्लिक स्टैटिक क्लास है ये, क्लास मैथ स्टैटिक क्लास है. समरी प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट्स एंड स्टैटिक मेथड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड अदर कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए. ये सारे फंक्शंस तो ये हैं, ये सब हम यूज करते हैं अपने मैथ्स में. तो जैसे हमारा ये स्क्वायर रूट है, ये एक पैरामीटर ले रहा है, डबल ले रहा है ना, इसलिए आपको इसके अंदर क्या पास करना होगा, पूरी एक डबल वैल्यू पास करनी पड़ेगी इसके अंदर. बता रहा. जब तुमने स्क्वायर रूट लिखा, जैसे ही तुमने ब्रैकेट लिखा तो क्या लिख के आ गया, डबल आ गया. इसका मतलब कि हमको यहाँ पे डबल देना है, राइट. हमको ये पहले से जैसे ही तुमने ब्रैकेट बनाया लिख के आ गया कि आपको यहाँ डबल लेना है. पूरा उसका वो आ गया, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर. और ये क्या कर रहा है, रिटर्न डबल. ये डबल रिटर्न कर रहा है और डबल पैरामीटर भी ले रहा है. इसका मतलब ये स्क्वायर रूट जब ये रिटर्न करेगा तो डबल ही रिटर्न करेगा. इसका मतलब जहां पर हम इसको सेव करेंगे वो वैल्यू भी डबल होना चाहिए, वो वेरिएबल भी डबल होनी चाहिए, राइट. इसीलिए तो यहां पर क्या है, जैसे एरिया क्या है, डबल है, और आर भी हमारा डबल है. तो एरिया डिवाइडेड बाय 3.14 और इसका स्क्वायर रूट, जो भी इसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट कहां पर सेव हुआ, आर में. और बिकॉज ये हमारा जो मेथड है ये डबल रिटर्न करता है, तो आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा. तो इसको हमने कहाँ सेव किया, आर में, और आर भी हमारा डबल है. फाइन, ये हो जाएगा. और फिर हमने यहाँ पर आर की वैल्यू दिखा दी. बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. रेंज डेटा लॉस कर देगा, डेटा लॉस. अगर आप बड़े टाइप से छोटे टाइप में जाते हैं तो डेटा लॉस्ट होता है, रिजल्ट दिखाएगा लेकिन डेटा लॉस्ट हो जाएगा. मींस हाँ, रेंज में नहीं आ पाएगा. तो डेटा जैसे पिछले बार हुआ था, माइनस में आ गया था, तो डेटा लॉस्ट हुआ ना. एक्चुअल तो 582 वाला था रिजल्ट उसका, लेकिन वो माइनस में आ गया था. क्यों, कहाँ लॉन्ग से तुम इंटीजर में डाल रहे थे, तो वो क्या हुआ, डेटा लॉस्ट हुआ ना, राइट. इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. तो फिर तो वही है, आ जाएगा. अगर डबल से भी कोई बड़ा है तो तुम ले लो, ठीक है. अब जैसे यहाँ पर ये कर दिया. अब जैसे इसको भी मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, इसको बिल्ड किया, बिल्ड सक्सीडेड हो गया, बिकॉज मैंने वहां पर जो मेन था पहले पुराने वाले प्रोग्राम में वो मैंने रीनेम कर दिया था. नाउ अगेन आई विल रन इट. यहां पर आए, फिर से हमने F11 प्रेस किया, एरिया 10. अभी इस समय एरिया क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है.
अब एरिया की वैल्यू क्या हो गई 10.0 हो गया। अब यहां पे ये जो कैलकुलेशन है, अब जब जो भी ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है, चाहे तो इसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, आर में तो वैल्यू आई जाएगी। राइट, ये हमारी वैल्यू आ रही है 1.784। कहां सेव होगा ये, बिकॉज ये जो हमारा स्क्वायर रूट है ये हमारा क्या करता है, रिटर्न, डबल रिटर्न कर रहा है। जब ये डबल रिटर्न कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, तो ये आर में सेव हो रहा है। इस समय आर क्या है 0.0, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आर में क्या आ गया 1.784, और फिर ये हमने यहाँ पे इसका आउटपुट दिखा दिया, आउटपुट दिखा दिया, रेडियस इज सो एंड सो। नाउ अब जैसे तुम बोल रहे थे कि अगर हम लेट से अगर मैं इसको इंटीजर कर देता हूं, अगर मैं इसको इंटीजर कर देता हूं तो सबसे पहली चीज तो आएगी एरर, है ना, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट तो ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो ठीक है, रिटर्न टाइप डबल कर रहा है और यहां पर आर इंटीजर है, तो ये वो क्या बोल रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंट, क्योंकि हमारा आर इंट है ना, और ये जो रिजल्ट दे रहा है वो डबल में दे रहा है, नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट। ये मैं अभी मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन ये इसके बारे में आई टेल यू लेटर ऑन, मैं ये बताऊंगा बाद में होता क्या है। इससे क्या होता है, डबल इज अ बिग डेटा टाइप एंड इंट इज स्मॉल, तो जब आप डबल टाइप से कोई छोटे वाले में डालेंगे तो आपका डेटा लॉस्ट होगा, यानी कि इंट में जो वैल्यू, जो आर में जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। एक्चुअल रिजल्ट क्या है 1.74, कुछ ऐसी था ना, लेकिन अब आएगी, पॉइंट को हटा देगा, सिर्फ इंटीजर है ना ये, तो सिर्फ 1 लेगा, तो अब इस वक्त इसका जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा, बिल्कुल। तो ये डेटा लॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो अब फिर इसको रन किया, सी रेडियस इज 1, क्योंकि डेटा लॉस हुआ ना, हाँ फ्लोट ले लो, लेकिन फ्लोट में भी वही है, नहीं फ्लोट में भी वही है, देखो ना, अगर तुम फ्लोट ले लोगे, अगर तुम फ्लोट ले लोगे, फ्लोट छोटा होता है, डबल बड़ा होता है, डबल होगा डबल प्रिसीजन, फ्लोट होता है सिंगल प्रिसीजन। अब यहां पर तुमको फिर करना पड़ेगा क्या, टाइप कास्ट करना पड़ेगा ना, इसको भी तो तुम टाइप कास्ट करोगे। अब इसका रिजल्ट देखोगे 1.784122, और जो डबल में, तो डबल में और बड़ा हो रहा था, डबल प्रिसीजन हो गया वो, हाँ सिंगल प्रिसीजन, ये सिंगल प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी तो बिल्कुल जब जहां तक लंबा वो होती है ना एक्यूरेसी, तो अब जैसे ही इसको मैं डबल जब कर दूंगा तो फुल आएगा जो इसका एक्चुअल है, और इसके लिए ये करना पड़ेगा, हाँ वो मैं अभी बाद में, वो सब अभी आएगा, डोंट वरी, सब धीरे धीरे, अभी इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, अभी सब धीरे धीरे आएगा, अभी बहुत कुछ पढ़ोगी तुम लोग। अभी मैंने क्या बोला, अभी तुम लोग के पास कम से कम 50-60 प्रोग्राम है करने के लिए, अभी अब पूरा आ गया, ठीक है। अरे मैं अभी असाइनमेंट भी तो दूंगा तुम लोग को, पहले ये तो बता दूं, उसके बाद फिर असाइनमेंट दूंगा, ये तो मैं बताऊंगा, 50-60 तो ये प्रोग्राम है जो मैं बताऊंगा, और कुछ असाइनमेंट मैं दूंगा जो तुम लोग करोगे, ठीक है ना। असाइनमेंट्स मैं तुम लोग को दूंगा, वो तुम लोग करोगे, देरा कम से कम 20-25 प्रोग्राम्स हैं असाइनमेंट के, वो भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। लेकिन पहले तो मैं बेसिक पे जाऊँगा, इस पे ऊप्स के कंसेप्ट में आऊँगा, उसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऊप्स वाले में, वो है मेन तो वही है ना। ये तो यार 10-12 के बच्चे भी कर लेंगे, ये तो बस तुम लोग को एक फैमिलियर करने के लिए है कि ये मैं बता रहा हूँ, इसीलिए फाइन। सो आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्लास, और यहाँ पर मैं इसको